मेथी साफ करने का। कब से ये आई हुई रखी है, कब से क्या, कल रात को ही आई है, बट पूरा दिन निकल गया ना ऐसे ही। और मेथी ना थोड़ी सी ज़्यादा आई है। एक पॉलीथीन लेना। तो मुझे ना मेथी की रोटियां बहुत पसंद है, बड़े शौक से खाती हूँ मैं। तो इस बार तो पूरी सर्दियों में ऐसे ही एक बार ही मेथी आई है। डुग्गू के आने के बाद ना काफ़ी चीज़ें ऐसे चेंज हो गई हैं एकदम से कि हो नहीं पाती चीज़ें, टाइम नहीं मिल पाता। मेथी को साफ़ करने में इतना ज़्यादा टाइम मिलता है, तो टाइम लगता है, तो इस चक्कर में ना फिर हस्बैंड लेके नहीं आते, क्योंकि जितना टाइम लगता है वो टाइम मिलता नहीं। आप देख ही पा रहे होंगे आज दिन कैसे बीत गया। तो अभी मैं रात को 10:30 का टाइम हो रहा है, अब मैं मेथी साफ़ करने बैठी हूँ। और अगर इसको साफ़ ना करो, छोड़ दो, तो फिर नंबर ही नहीं आएगा। दिन का मैं वेट करूँ कि दिन में ये टाइम लेगा, तो ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं पाता। और बच्चा मेरा कुछ अनोखा ही है, अलग टाइम पे जागता है, अलग टाइम पे सोता है। इसका कोई रूटीन ना, भी ये 4 महीने का होने वाला है, पर अभी तक इसका कोई रूटीन सेट नहीं है, सारा उल्टा है। दिन में सोता है और रात को जागता है, उल्लू बना हुआ है बिल्कुल। क्या करें इसको, कुछ कर नहीं सकते। लोग कहते हैं रूटीन मेंटेन करो। जब ये होने वाला था, मतलब एक्सपेक्टेड था, तब मैं ये सोचती थी कि मैं ना रूटीन इसका सेट करूँगी ताकि ये टाइम से सोए, टाइम से जगे। बट सोचने में और करने में बहुत फ़र्क होता है ना। मैं कोशिश करती हूँ कि ये टाइम से सोए, बट इसका तो कोई रूटीन नहीं है, ये सब कुछ अपनी मर्जी से करता है। अभी जैसे कब से यौन कर रहा है, ये उबासियाँ ले रहा है, बट सोने का कोई नाम नहीं है। और नीचे लेटता नहीं है, गोद में उठा के रखो, तो ज़्यादा ही पैम्परिंग चाइल्ड हो गया है। और रात को अगर इसको नीचे लेटा देना तो यार इतनी ज़ोरों से रोता है, पूरी बिल्डिंग को सर पे उठा लेता है। तो अब रात को अपने चक्कर में किसी की क्या ही नींद खराब करें, तो कुछ नहीं कह सकते हम तो। अब मेरी सास का कॉल आता है ना, इसको गोद में देखती हैं तो बोलती हैं कि इसको नीचे लेटाया करो। अब उनको कैसे समझाएं कि लेटता हो तो कोई लेटाए भी, किसको शौक है इसको पूरा टाइम गोद में उठा के रखे। काम भी पड़े रह जाते हैं इसके चक्कर में आधी बार तो। अकेले बच्चा हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो भी तब जब घर का काम भी देखना हो, तो सारी चीज़ें उल्टी सीधी चलती रहती हैं। कभी लेट हो रहा है, कभी जल्दी हो रहा है। आप लोगों को तो पता ही है छोटे बच्चे के साथ कैसा चलता है। और अभी तो तब है जब ये सिर्फ फीड करता है, और सपोज करो जब ये 6 महीने का हो जाएगा, तब क्या होगा मेरे साथ। जो आप लोगों के साथ होता है वही होगा, अलग थोड़ी ना होने वाला है कुछ। तब ये हो जाएगा। अभी तो सिर्फ ये टेंशन होती है कि भूख लगी है, दूध पिलाओ, तब तो पानी का देखो, खाने का देखो, तब तो ज़्यादा हो जाएगी दिक्कत। बट ठीक है, सारा टाइम निकल जाता है। वो भी लोग हैं जिन लोगों को ये खुशी ही नहीं मिल पाती है, तो भगवान ने इतनी बड़ी खुशी से हमें नवाजा है, इतना ही काफ़ी है। थोड़ी बहुत अप डाउन्स तो चलते रहते हैं। और आजकल मैं घर पे रहती हूँ, तो वो किस लिए है, सिर्फ इसी के लिए है। अदरवाइज़ मैं भागती रहती थी पूरा दिन, तो मुझे पता ही नहीं होता था सुबह कब हो रही है, शाम कब हो रही है, इतना काम होता था मेरे पास ना। और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 महीने मैं घर पे बैठी हूँ, वरना 2015 से मैं वर्किंग हूँ। और अभी तक मैंने लास्ट डे, प्रेगनेंसी का जो मेरा लास्ट डे था, तब तक मैंने अपना काम किया है, वर्किंग थी मैं। तो बस ऐसे ही है, बट टाइम बीत जाता है और अच्छा होता है सब। आप लोग बताओ, आप मेथी से कौन कौन सी रेसिपीज़ बना लेते हो। मुझे भी कुछ रेसिपीज़ आती हैं मेथी की, शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ। और कल सुबह ये व्लॉग मिलेगा आपको, कल सुबह 7 बजे, नहीं, कल 12 बजे के आसपास मिलेगा ये आपको, क्योंकि आज का जो व्लॉग है वो मैं अपलोड नहीं कर पाई हूँ अभी तक। डुग्गू जी ने टाइम नहीं दिया।
और डुग्गू का ओरिजिनल नाम तो पता ही होगा आप लोगों को, जिन लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा था कि मैंने बेबी का क्या नाम रखा है, तो उसमें मैंने बताया है कि हमने इसका नाम रखा है ओमांश। बट ओमांश तक पहुंचने की जर्नी भी ना कुछ डिफरेंट थी। पहले इसका नाम ये था कि निकनेम, इसका तो नाम मतलब डुग्गू जब ये पेट में था ना तब से मैंने इसका नाम सोचा हुआ था डुग्गू रखेंगे। बट मेरे हस्बैंड कहते थे ये क्या नाम है, कुछ नाम नहीं है। बट वो तो मतलब उनको नहीं था इतना। बट मैं इसको जब भी कभी ऐसा होता था कि मुझे इससे पेट में बात करती थी, क्योंकि कोई होता नहीं था ना, तो इसी से टाइम पास करना होता था मुझे। तो जब मैं बात करती थी तो डुग्गू ऐसे टमी पे ऐसे हाथ रख के बात करना होता था, तो डुग्गू बोलती थी मैं। बट जब ये हुआ तो उसके बाद सोचते ही रह गए इसका क्या नाम रखे, क्या नाम रखे। इसका नामकरण भी हुआ 21 दिन के बाद, हवन हुआ था मेरा इसके नामकरण के लिए। तो उसमें इसका नाम रखा था ओनिक। फिर किसी ने बताया कि ओनिक 4 लेटर्स से बनता है, तो वो इसके लिए अच्छा नहीं है। तो मेरी एक क्लाइंट है, वो बहुत अच्छी मतलब एक्सपर्ट है, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम आप 4 लेटर्स से मत रखो, अल्फ़ाबेट अच्छे नहीं है। तो फिर देखो हवन पे भी इसका नाम ओनिक बोला गया, ओनिक के नाम से हवन हुआ है। फिर पंडित से पूछा कि ऐसे ऐसे ये नाम ठीक नहीं है, उसके बाद फिर चेंज किया इसका नाम। फिर मतलब ये समझ लो आप 1.5 महीने के आसपास का हो गया था, तब इसका नाम रखा गया ओमांश। तो देख लो इसका जर्नी ओमांश का कितनी लंबी है। तो ऐसे ही होता है, मेरी तो चीज़ें ना बहुत ही घिस पिट के होती हैं सारी चीज़ें। बस ये लगा लो ये डुग्गू टाइम से आ गया है, इसके लिए मुझे बहुत वो नहीं करना पड़ा। शादी के मतलब ये लगा लो अभी शादी को ना मेरी 1 साल हुआ था, और ये 1 साल भी नहीं हुआ था, ये एक्सपेक्टेड था उस टाइम। बाकी सारी चीज़ें मेरी लेट ही होती आई हैं हमेशा से, क्योंकि टाइम नहीं हो पाता या कुछ ना कुछ चलता ही रहता है ज़िंदगी में। ज़िंदगी है भाई, कुछ ना कुछ चलता ही है। और अगर लाइफ में सब कुछ टाइम टू टाइम हो जाए ना, तो वो लाइफ नहीं होगी। और हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ हो तो वो ज़िंदगी जीने में ना मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने ये प्रेगनेंसी वाली जर्नी से यही सीखा है कि जो मिल रहा है ना आपको वो बहुत अच्छा है, खुश रहो। बट पहले जैसे मेरे पास बहुत मतलब फिटनेस का काम है, तो बहुत लोग आते हैं दिन भर में, तो फीमेल्स ज़्यादा आती हैं, मेल्स का काम कम है मेरे पास, फीमेल्स का ज़्यादा होता है। तो मेरी लाइन में फीमेल्स ही हैं ज़्यादा। तो वो ना ये बोलती थी कि मैम हमें ना बहुत मूड स्विंग्स होते हैं हमारे, और मतलब मूड स्विंग्स इतने होते हैं कि हमें मतलब दिक्कतें होती हैं, पता नहीं चलता, एकदम से गुस्सा आता है, कभी हंसना होता है, कभी रोना होता है, तो कुछ कुछ चल रहा होता है। तो अगर मैं आपको अपनी, वैसे तो मैंने अपने प्रेगनेंसी के ब्लॉग्स शेयर किए हैं कि मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा कैसा रहा, सेकंड कैसा रहा, मैंने सब कुछ शेयर किया आप लोगों के साथ। और बहुत लोगों ने लाइक भी किया है कि उन लोगों को भी सिम्टम्स जानने में अपनी हेल्प हुई मेरी जो वीडियोस थी वो देखकर। बट मैं पोस्ट प्रेगनेंसी का अगर आपके साथ जर्नी शेयर करूँ ना, तो मतलब अच्छा नहीं था, क्योंकि मैंने एक तो ना इतने लंबे टाइम बाद कभी भी आज तक मैं फ्री नहीं बैठी थी। तो ये जापे वाला जो टाइम होता है ना 40 डेज का, तो उसमें ये होता है कि आपको 40 डेज तक ना हवा नहीं लगनी, और ऐसे बंद बंद सा रहना। मतलब बंद का मतलब है बाहर नहीं घूमना फिरना, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल सा टाइम होता है। तो उस टाइम में ऐसा ही था। तो जो, और मैं ना अपने इन लॉज के पास ना पहली बार इतना लंबा टाइम रही थी। और मैं कभी 2 रात शादी के बाद भी, मतलब शादी हुई थी तो भी मैं सिर्फ वीकेंड पे सैटरडे संडे वहां पर थी। फ्राइडे को मेरी शादी हुई थी, मैं सैटरडे को रुकी और संडे की शाम को वापस भी आ गई थी, और मैंने अपना काम शुरू कर दिया था। मैंने कोई ऐसे लीव नहीं ली थी जैसे कि होते हैं लोग, हनीमून जा रहे हैं भाई, यहाँ जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। तो मेरा कोई हनीमून नहीं हुआ था। मेरा हनीमून तो पता नहीं कभी हुआ था, अगस्त के आसपास में गई थी घूमने के लिए। तो ऐसा था। तो मतलब जब मेरा प्रेगनेंसी का आफ्टर प्रेगनेंसी था, तो मैं पहली बार वहाँ पे इतना लंबा टाइम रही थी, 40 डेज के अराउंड। तो उस टाइम में ना वो बहुत डिप्रेसिव टाइम था मेरे लिए, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते आप। मुझे वहां पे मतलब मुझे क्या, ये जाप्पे में ना किसी को भी मतलब कोई काम नहीं करवाता उनसे, किचन में नहीं जाना, कोई काम नहीं करना, आपको जो चाहिए आपको बोलना है, आपको मिल जाएगा। अब वहां पे ना मैंने कभी भी अपनी सास से मतलब ऐसा नहीं उम्मीद की कि मैं उनको कहूँ मुझे पानी का गिलास पकड़ा दो।
और ये आफ्टर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग, मतलब ये था कि पोस्ट प्रेगनेंसी बच्चे के बाद मुझे अगर पानी भी चाहिए होता है तो उनसे बोलना होता था। मेरी सिस्टर इन लॉ भी थी, वो भी थी, मतलब कुछ भी हो, बट उन दोनों को बोलना होता था कि पानी दे दो, ये दे दो। तो वो देते थे सारी चीज़ टाइम से, ऐसी बात नहीं, बट मतलब मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता था कि वो मुझसे इतने बड़े हैं और मैं उनसे पानी बोल रही हूँ, बट मुझे सारा काम करना होता था क्योंकि आप खुद किचन में नहीं जा सकते हो। तो मैंने चाय बनाई है, तो चाय भी मेरी रेडी है। तो आप खुद किचन में नहीं जा सकते क्योंकि पूजा हवन के बाद ही किचन में एंट्री हो सकती है या कोई काम कर सकते हैं, वो तब होता है। तो वो बहुत डिप्रेसिंग टाइम था मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा। मतलब अगर मैं आपको कहूँ ना कि मुझे सुसाइडल थॉट आने लगते थे, मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मैं ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी झंड वाली बात होती है ना, तो मुझे ऐसा फील होता था। वो टाइम बहुत बुरा था मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि मुझे बहुत ही अजीब लग रहा होता था। और इसीलिए बोला जाता है कि खाली दिमाग ना शैतान का होता है। तो मेरा दिमाग ना, और जबकि मेरे पास इतना टाइम होता था, इंटरनेट वहाँ पर ना, मतलब हरियाणा में है तो ऐसा ज़रूरत नहीं होती मेरे इन लॉज को ना नेट वगैरह की, मतलब वाईफाई की ज़रूरत नहीं होती। मेरी सिस्टर इन लॉ स्टडी करती है, बट उसके लिए भी वाईफाई वगैरह कभी नहीं लगवाया। और मैं वहाँ पे पहली बार रहने के लिए जा रही थी, तो मेरे लिए स्पेशल वाईफाई वगैरह लगवाया गया कि इसको दिक्कत ना हो। बट फिर भी वहाँ वाईफाई अवेलेबल था, उसके बाद भी मतलब मैं इतना इरिटेट होती थी, फेडअप हो गई थी मैं लाइफ से कि ये कैसी ज़िंदगी है, खाओ सो खाओ सो। अगर आप सो रहे हो तो आपको जागना, उठाते हैं थोड़ी देर बाद कि कुछ खा लो, उठ लो। तो मतलब उस टाइम ये लग रहा था कि आप सो भी नहीं सकते चैन से, आप खाने के लिए आपको उठना पड़ता था। और आप सो रहे हो तो बेबी के लिए आपको जगा दिया जाता है कि उठाओ, उठो, फीड करो। तो ये टाइम ना बड़ा अजीब था क्योंकि मुझे नींद बहुत प्यारी थी। और अगर मेरी नींद पूरी ना होती, नहीं होती थी, तो मतलब फीवर तक भी आ जाता था, ऐसा मेरा हाल था। तो उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा अजीब, और मुझे मतलब मैं घर से बाहर निकलती हूँ, डेली वर्किंग थी, तो मुझे घर से बाहर जाने की आदत थी, काम करने की आदत थी। और मुझे उस टाइम कुछ करना ही नहीं था, बिस्तर पे पड़े रहो, खाओ पड़े रहो, खाओ पड़े रहो, यही वाला सिस्टम था। फीड कराना है, खाना है, सोना है, फीड कराना है, खाना है, सोना है, बस यही था। तो वो बहुत बुरा था। मैं अपने हस्बैंड को ठीक ठाक होती थी और एकदम से मैसेज करती थी कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे मरने का मन कर रहा है, ये वो। तो मतलब मैंने उनका भी बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब किया है, कोई ऑप्शन नहीं होता था। तब मुझे 40 डेज़ के बाद जब मैं वापस आ गई दिल्ली, तो मुझे यहाँ आके समझ आया, फिर मुझे चीज़ें रिकॉल हुई। जब मुझे फीमेल्स बोलती थी कि हमें ना बहुत डिप्रेसिव टाइम होता है और एकदम से बैठे बिठाए ऐसा हो जाता है कि आपका दिमाग बदल जाता है और समझ नहीं आ रहा होता है क्या होता है, एकदम से पसीने छूट जाते हैं या रोना आता है, कभी हंसने लग जाते हो। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये फेज ही ऐसा होता है। बट ठीक है, निकल गया वो टाइम भी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि डिलीवरी का पेन था। उस टाइम मुझे ऐसा हो रहा था कि मतलब मरने वाला सिस्टम हो रहा था कि बस किसी भी तरह बेबी बाहर आए, मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा। और मेरे हस्बैंड का तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था उस टाइम। उनको तो मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी बातें पल्ले नहीं पड़ रही थी। वो तो ऐसे शांत होके बैठ गए थे कि, क्योंकि उनको भी हॉस्पिटल वगैरह से ना बहुत ही डर लगता है, थोड़े से सेंसिटिव टाइप के है ना, इसलिए। तो एंड में उन्होंने ही बोला कि हाँ कोई नहीं हो जाएगा, ये वो। और इवन मेरी सास ने उनको बोला जा जा तू रूम से बाहर जा, अगर तू सामने होगा तो ये ऐसे ही ड्रामे करेगी ज़्यादा। बट क्या कह सकते हैं, ड्रामा नहीं था उस टाइम, वो सीवियर था। बट जब डुग्गू आया उसके बाद मुझे, इवन मुझे आज भी बस इतना याद है कि हाँ मुझे वो जानलेवा पेन थी, पर इतना नहीं पता है कि वो कितनी पेन थी, कब पेन थी। मुझे अब इसकी शक्ल देखती हूँ ना तो कुछ भी याद नहीं आता। मुझे लगता है कि हाँ बहुत अच्छा था, वो टाइम भी निकल गया। उस टाइम हमें जो जो भी टाइम पे हमारे साथ हो रहा होता है ना, हमें बहुत बुरा लग रहा होता है। बट जब वो टाइम बीत जाता है और हम याद करते हैं ना उस पल को, या तो हमें ये लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा हो रहा था, या ये लगता है कि हाँ चलो जो हुआ अच्छा हुआ समय के साथ। तो उस टाइम के लिए मैं ये कहूँगी वो ज़रूरी था, डुग्गू के आने के लिए तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रहा। मेरी जर्नी बहुत अच्छी थी प्रेगनेंसी की, पूरे 9 महीने मैंने एक्टिव बिताया है, जो कि मैं हमेशा अपने हस्बैंड को बोलती थी
कि भगवान करे चलते चलते बीत जाए मेरा ये टाइम, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं इवन दिल्ली में या शहरों में, आप कह सकते हो। मेरे पास जो लोग आते हैं ना, या मैं किसी, वो मुझे अपनी स्टोरी सुनाते हैं किसी की, तो वो यही बोलते हैं, मैम डॉक्टर ने उनको बेड रेस्ट बोला है, मैम वो ऑफिस से छुट्टी लेके बैठे हैं, मैम ये मैम वो। तो मैं सिर्फ उन लोगों की बातें सुन सुन के ना, मुझे ये होता था कि भगवान मेरे साथ ये ना हो। मेरी देवरानी है, मैं 7.5 महीने मतलब टाइम हो रहा होगा उसका, 7.5 मंथ चल रहा होगा या 7वां महीना चल रहा होगा, तब मैं और मेरे हस्बैंड गए वहाँ पर मिलने के लिए। तो वो फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी, मतलब अपना ग्राउंड पे थी, तो उन्होंने मुझे अपना घर दिखाने के लिए लेके गई वो ऊपर अपने वाला फ्लोर, जहाँ पे वो और उसके हस्बैंड थे और नीचे उसकी मम्मी वगैरह थे। तो जब वो मुझे दिखाने के लिए गई ना, तो उसका चढ़ने का स्टाइल था, एक हाथ वो पेट पे रख रही थी और एक वो रेलिंग पे रख रही थी, वो तब सपोर्ट से चढ़ रही थी। और तब तक एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि मैं भी मतलब कंसीव कर चुकी हूँ, और तब तक मुझे आइडिया नहीं था, ये जैन की बातें हैं। तो तब मैंने ये बोला बस ऐसे ही कि अगर ये ऐसे चढ़ती है, बाय चांस ऐसे मुझे कभी हो गया, मैं तो 4th फ्लोर पे रहती हूँ, और मैं बहुत ही ऐसे मतलब भाग दौड़ वाली बच्ची हूँ, अगर कहो तो। बच्ची तो क्या, मैं माँ बन चुकी हूँ। तो मतलब भागम भाग रहने वाली हूँ, मतलब मुझे हर काम बहुत स्पीड से करना होता है, क्योंकि टाइम नहीं होता था इसलिए। तो मैं इनको ये बोलती थी कि मैं 4th फ्लोर पे कैसे चढ़ूंगी, और वो भी ऐसे सपोर्ट लेके। ये 4th फ्लोर तो मेरा 3 से 4 बार अप डाउन होता था, मेरे ऑफिस की भी सीढ़ियाँ हैं, और भी इधर उधर भी जाना होता था, क्योंकि दिल्ली में हर चीज़ ना फ्लोर्स पे है। ग्राउंड फ्लोर पे आपको सारी चीज़ें कम मिलेंगी, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पे ऐसे ही जा रहे होते हो। तो मैं बोलती थी कि ये कैसे होगा। तब मेरे हस्बैंड बोलते थे हर किसी का अपना शरीर है, छोड़ दे, भूल जा, कोई बात नहीं, अपना टाइम आएगा जब तो शायद ना हो, तो तू एक्टिव रहती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस वही थी कि मेरा टाइम निकल गया, अदरवाइज मैं ये सोचती थी ये कैसे होगा भाई। और आप ये देख लो, मेरी एक साइड की सीढ़ियाँ हैं जो वो 75 हैं, और वो भी मुझे तब पता चला, एक बार मेरे ससुर आए यहाँ पे और उन्होंने काउंट किया, पहली बार चढ़ते हुए वो 65 प्लस है, तो उन्होंने पहली बार चढ़ते हुए ही काउंट किया और बोला बता 75 सीढ़ी मुझे चढ़ा दी और इतना ऊपर चढ़ाया है। तो तब मुझे पता चला वो 75 स्टेयर्स हैं ये। तब फिर मैंने काउंट की दोबारा से, तो 75 मेरा एक साइड का होता था। अब मुझे अप डाउन करके कम से कम 3 बार ऊपर चढ़ना, या 4 बार ऊपर चढ़ के 4 बार उतरना, ऐसा होता था। तो अप डाउन 150, तो आप समझ लो 3-4 बार की, तो कितना मुझे, मतलब मैं कितनी एक्टिव रही होंगी। बट फिर भी बहुत अच्छा था, वरना मुझे तो बहुत टेंशन होती थी कि कैसे ही होगा, मैं अकेले कैसे करूँगी। बट जब वक्त आता है ना, सब हो जाता है। कुछ कुछ टाइम आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। तो इस टाइम ने मुझे ये सिखाया है कि एक बच्चे के बाद दूसरा नहीं करना है। तो जैसे आज मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया, उन्होंने बोला काफ़ी टाइम बाद आज बात हुई, तो उन्होंने बोला 1-1.5 साल के बाद ही ना दूसरा कर लेना, तो दोनों बच्चे ना साथ साथ पल जाएंगे। तो मैंने उनको बोला कि बस एक इनफ है, इसने मेरी अकल ठिकाने लगा दी। अब ये तो 4 महीने का है, तब ये हाल है, ये आगे बड़ा होगा तो क्या होगा। तो मैंने कहा मैं दोबारा ये लाइफ, अभी तो मतलब मेरा कोई मूड नहीं है, और शायद आगे होगा भी नहीं। क्योंकि जिस इंसान ने कभी लाइफ में दवाइयों की शक्ल ना देखी हो ना, या मजबूरी में खाई हो, तो वो इंसान दवाइयों से परहेज ही करेगा। और मैंने, जो मेरी डॉक्टर थी ना, गायनी थी, वो गायनी बहुत अच्छी थी, उन्होंने सिर्फ मुझे 2-3 टैबलेट दी थी। वो पूरा टाइम मेरी 3 टैबलेट ही चलती रही प्रेगनेंसी में, जैसे कि होती है आयरन वगैरह की, और तो वही 3 चलती रही। बट एंड में मेरा लास्ट मंथ में डॉक्टर्स चेंज हुए, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन था कि दिल्ली में कराएं या इन लॉज के वहाँ हरियाणा में कराएं, तो इसलिए मेरे डॉक्टर्स चेंज हुए। और आप मानोगे नहीं, 2 डॉक्टर, एक मैंने दिल्ली में चेंज किया था, दिल्ली में ही किसी से विजिट के लिए गई थी, तो एक बार की विजिट की कंसल्टेशन थी उनकी 1500 रुपये, और दिल्ली वाले डॉक्टर की बता रही हूँ मैं, कंसल्टेशन थी 1500 रुपये, और मेरे ख्याल से
पता नहीं 2500-2700 की उन्होंने दवाइयाँ दी थी। ये 1 विजिट का था। उसी के बाद प्लान चेंज हुआ कि नहीं, इन लॉज के वहाँ पे कराना है, तो वो दवाइयाँ वेस्ट, वो विजिट वेस्ट। जिस दिन मैं मिल के आई उसके नेक्स्ट डे ही प्लान हुआ कि नहीं वहाँ पे चेक कराते हैं। और ये सिर्फ मेरा 9th मंथ जब चल रहा था उसी में हुआ है सब कुछ। तो फिर वहाँ पे विजिट के लिए गए, तो फिर वहाँ पे इतनी मतलब दवाइयाँ ये वो बहुत कुछ जो मैंने कभी पूरे 8 महीने में नहीं खाया, इतना मुझे वो लास्ट के डॉक्टर ने खिला दिया था कि नहीं बेबी का ये हो रहा है वो हो रहा है। बट फिर आपको ये होता है ना कि बच्चा आपका सेफ रहे, तो इसलिए खाना होता है। अब पहले महीने तो मैंने दवाई है ना पिट पिट के मैं रो रो के खाती थी, और मैं अपने हस्बैंड को हमेशा खाते हुए ड्रामे करती थी, नहीं मुझे खाना नहीं है, मुझे पसंद नहीं है मेरा मुंह, क्योंकि दवाई खाने के बाद ना मेरे मुंह का टेस्ट बहुत ज़्यादा खराब हो जाता था। तो उसकी वजह से पूरा दिन मुंह कड़वा रहना और ये सब चलता था ना, तो मुझसे सहन नहीं होता था। फिर तो मैं इनको बोलती थी कि नहीं मुझसे दवाई नहीं खाई जा रही। फिर मेरी एक क्लाइंट आई, वो मेरे पास आती थी, तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसी स्टोरी सुनाई कि मेरा एकदम से मूड चेंज हो गया और मैं ना चुप करके दवाई खाने लगी थी। अब वो स्टोरी बताती हूँ आपको क्या है। मेरी जो क्लाइंट है ना, उनका बेटा है, एक बेटी एक बेटा। उनका जो बेटा है ना उसको मतलब वीट एलर्जी है। वीट एलर्जी इन द सेंस अनाज नहीं खा सकता है वो, गेहूं वगैरह तो बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने मुझे शेयर किया था कि तब तक मैंने मेरा 3 महीने तक, क्या मैंने तो एंड तक काफ़ी टाइम तक जब तक पेट नहीं दिखने लगा था, तो मैंने अपने आप से किसी अपने क्लाइंट को नहीं बताया था कि गुड न्यूज़ है। तो उन्होंने बताया अपने बेटे के बारे में। मैंने पूछा कि ये आपके बेटे को वीट एलर्जी क्यों है। तब उन्होंने बोला कि मैम उनकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन थी वो अच्छी नहीं थी उस टाइम पे, और कुछ हस्बैंड से भी उनके अनबन चल रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला, मुझे डॉक्टर्स ने कुछ सप्लीमेंट्स की दवाइयाँ दी थी, यही आयरन वगैरह जो चलते हैं ये सब मुझे दवाई दी थी, और उनकी कुछ प्रॉब्लम भी थी जिसकी वजह से डॉक्टर ने उनको इंजेक्शन बोले थे कि आपको ये इंजेक्शन लगवाने हैं। तो उन्होंने फाइनेंशियली उनकी कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए दवाई खाने में भी थोड़ा सा मतलब नहीं हो पाया उतना, और जो इंजेक्शन्स लगने थे वो भी नहीं लग पाए। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जो भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ना वो ज़रूर करना चाहिए। मेरे बेटे का आज ये हाल है ना, तो ये इसीलिए है क्योंकि मेडिकली जो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किए थे ना मेडिसिन वगैरह इंजेक्शन्स, मैं वो ले नहीं पाई थी, जिसकी वजह से आज ये हालत है। तो इसीलिए उस दिन से मुझे मतलब ये हुआ कि नहीं, मैं ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती जिसकी वजह से मुझे हमेशा ये लगे कि मेरे बच्चे को कोई परेशानी हुई है मेरी किसी हरकत की वजह से। तो वो दिन था जिसके बाद मैंने चुपचाप दवाइयाँ खाई हैं। इवन टाइम ख़त्म होने के बाद मैंने टाइम से बोला है कि मुझे दवाई चाहिए, क्योंकि पहले अगर फिनिश भी हो जाती थी ना तो मैं 2-4 दिन हफ्ते तक हस्बैंड को बताती भी नहीं थी कि ख़त्म हो गई है। तो इतना भी मैंने किया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दवाइयों से प्रॉब्लम थी, और मुझे लाइफ में कभी एक ग्लूकोज की बोतल भी नहीं लगी है। और प्रेगनेंसी में मैंने सब चीज़ों का मुआयना कर लिया है कि क्या लगना है क्या नहीं लगना है क्या होना है। इवन अभी तक 4 महीने का ये होने वाला है, और अभी तक मेरी ये जो मेडिसिन है कैल्शियम वगैरह चल रही है, और 6 महीने तक तो डॉक्टर कहते हैं कि चलनी है, अभी पता नहीं क्या होगा। तो आई होप आपको स्टोरी में मज़ा आया होगा। ये है मेथी पे चर्चा। तो ऐसा ही है। तो आज मैंने काफ़ी कहानी सुना दी आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आपको अगर ऐसी स्टोरी अच्छी लगती है। और इस चैनल पे मैं आपको स्टोरियाँ नहीं सुनाती हूँ, आपको पता भी है, काम की चीज़ें भी बताती हूँ मैं। तो चलिए, अभी मेरा कल के लिए मेथी साफ़ हो गई है, और अभी बची है ये मैं बाद में करूँगी क्योंकि अभी ना डुग्गू उठा हुआ है फ़िलहाल। अभी थोड़ी देर तो हस्बैंड ने देख लिया उसको, बट उनको भी सोना होता है। अभी देख लीजिए 11 बज चुके हैं अभी, तो उनको सुबह जल्दी जाना होता है। जैसे कि मैंने बताया कि वो जल्दी चले जाते हैं, 6:30 तो वो निकल जाते हैं घर से। तो उनका काम है थोड़ा सा अर्ली का, तो इस चक्कर में उनको सोना होता है। और वो नींद के बहुत कच्चे हैं, उनको तो लेते ही नींद आने लग जाती है। इवन वो अभी भी सोच रहे होंगे कैसे मैं सोऊं, ये सोए तो मैं भी सोऊं। बट आजकल 2 दिन से मैं उनको रात को जगा देती हूँ क्योंकि मुझे नींद आ रही होती है और डुग्गू जाग रहा होता है।
तो मैं फिर उनको बुलाती हूँ कि अब आपकी ड्यूटी है, मेरा नंबर ख़त्म, बट वो आ जाते हैं आराम से। तो चलिए ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, कल मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए राधे राधे।